Okay, in this lecture we will try to understand the input impedance of the monopole antenna as well as circuit model of the monopole antenna। तो आप देखिए कि ये हमारा क्या है, एक मोनोपोल एंटीना है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड प्लेन है। ये हमारा कैसा ग्राउंड प्लेन है? परफेक्ट ग्राउंड प्लेन है। और मैंने आपको इमेज थ्योरी बताया है, क्या मैं इसका इमेज बना सकता हूँ? देखिए, माइनस का इमेज प्लस बनाया और प्लस का इमेज माइनस बनाया। आपको मैंने सिखाया भी है कि वोल्टेज सोर्स का कैसे इमेज बनाना है, आप मेरे पिछले लेक्चर मोनोपोल के देख लीजिए। तो क्या इसका इमेज मैं ऐसा फॉर्म कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा देखिए, इसमें क्या है, करंट कैसे जा रही है? करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ है, तो मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है? वर्टिकल है। तो यहाँ पे करंट माइनस से प्लस जा रही है, तो इसमें भी करंट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? माइनस से प्लस की तरफ जाना चाहिए। तो मतलब ये एक्चुअल करंट है, ये कैसी करंट है? इमेज करंट है। तो देखिए कि क्या दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल है। क्या इमेज करंट और ये जो एक्चुअल करंट है दोनों सेम फेस पे हैं? बिल्कुल हैं। तो देखिए, इन दोनों को कंबाइन करिए, इन दोनों को कंबाइन करिए, ये दोनों सीरीज़ में लिखते हैं क्या? माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव साइन है, दोनों सीरीज़ में दिखते हैं। दोनों को ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा? 2v, ऊपर i और नीचे भी अपने को क्या मिलना चाहिए? i मिलना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये कौन सा एंटीना बन गया? ये बेसिकली क्या बन गया? डाइपोल एंटीना बन गया। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखती है उसको टेबल के फॉर्म पे लिखते हैं। चलिए, डाइपोल में करंट कितनी है? I। मोनोपोल पे करंट कितनी है? I। डाइपोल पे वोल्टेज कितना है? 2V। मोनोपोल पे वोल्टेज कितना है? V। मोनोपोल पे वोल्टेज कितना है? V, ना कि 2V लिखिए आप, क्योंकि जो डाइपोल है, डाइपोल का हाफ क्या होता है? मोनोपोल होता है। डाइपोल का हाफ क्या होता है? मोनोपोल होता है। तो डाइपोल पे वोल्टेज कितना? 2V। मोनोपोल पे अप्लाइड वोल्टेज कितना? V। अच्छा, आपने इम्पीडेंस का इक्वेशन देखा होगा कि इम्पीडेंस बेसिकली क्या है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो देखिए, मोनोपोल के लिए, मोनोपोल और डाइपोल में करंट तो सेम है, करंट तो सेम है, लेकिन मोनोपोल में वोल्टेज क्या है? हाफ ऑफ द डाइपोल है। देखिए, यहाँ पे 2V है, यहाँ पे V है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वोल्टेज हाफ हो गया तो इम्पीडेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, Z मोनोपोल इज इक्वल टू Z डाइपोल डिवाइडेड बाई 2। जितना भी इसका वोल्टेज आएगा, जितना भी वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट आएगा, उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो मुझे मोनोपोल मिल जाएगा। चाहे तो आप करके भी देख लीजिए। तो आप देखिए, यदि मोनोपोल का इम्पीडेंस देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए? V/I होना चाहिए। इसका इम्पीडेंस देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए? 2V/I होना चाहिए। Z इज इक्वल टू, अच्छा तो देखिए, इसमें यदि 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें यदि 2 का डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा क्या? तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि मोनोपोल का जो इनपुट इम्पीडेंस है वो Z डाइपोल डिवाइडेड बाई 2 है। आप याद रखिए कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम कौन सी लेंथ कंसीडर करते हैं? हम हमेशा इफ़ेक्टिव लेंथ कंसीडर करते हैं। इफ़ेक्टिव लेंथ क्या चीज़ होती है कि इफ़ेक्टिव लेंथ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिज़िकल लेंथ प्लस फ्रिंजिंग फील्ड। तो आप मेरा डाइपोल का लेक्चर देख लेना, वहाँ पे मैंने इफ़ेक्टिव लेंथ और फिज़िकल लेंथ में डिफरेंस समझाया है। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी होनी चाहिए? λ/2 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, फिज़िकल लेंथ λ/2 से क्या होगा? कम मिलेगा। यदि इफ़ेक्टिव लेंथ λ/2 है तो मुझे डाइपोल का इम्पीडेंस कितना मिलता है? 73 ओम। 73 डिवाइडेड बाई 2, तो किसका मिल जाएगा इम्पीडेंस? मुझे मोनोपोल का इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे देखी उसको फिर से एक बार देखिए कि ये मोनोपोल एंटीना है, ये इसका इमेज बनाया। इमेज बनाने के बाद देखिए, जितनी हाइट पे प्लस है, जितनी हाइट पे प्लस है उतनी ही हाइट पे नेगेटिव साइन बनाइए। इमेज ऐसे ही बनाते हैं।
अच्छा देखिए इसमें करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, माइनस से प्लस, करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। अच्छा दूसरी चीज़ इसमें देखिए, यदि इसका इमेज जब बनाया तो ऊपर की तरफ क्या बोला कि करंट माइनस से प्लस जा रही है, तो नीचे भी करंट माइनस से प्लस जा रही है। ऑब्जर्व क्या किया आपने कि डायरेक्शन ऑफ इमेज करंट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट बोथ आर सेम, और यू कैन से बोथ आर इन सेम फेज। अच्छा इन दोनों को कंबाइन करिए, ये देखिए दोनों वोल्टेज सोर्स कैसे सीरीज़ में दिखते हैं। आप वो हमेशा ये भी बोलते हैं कि डाइपोल जो होता है हाफ, डाइपोल जो मोनोपोल होता है वो हाफ ऑफ द डाइपोल होता है। अच्छा दोनों वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में है तो माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2V, यहाँ पे आई यहाँ पे आई, ये आई यहाँ पे आई लिख दीजिए। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, डाइपोल बन गया। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, मोनोपोल बन गया। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली वो टेबुलेटेड फॉर्म पे लिखिए। दोनों में करंट आई, इसमें वोल्टेज 2V, इसमें वोल्टेज V, एक्चुअल जो अप्लाइड वोल्टेज है वो V, और इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 2V। अच्छा देखिए वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट क्या होता है, इम्पीडेंस। इसमें वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, तो ये इम्पीडेंस। इसमें वोल्टेज कितना 2V/I। इन दोनों में कैसा रिलेशन है, क्या मैं इस रिलेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, डाइपोल का जितना भी इम्पीडेंस है उसमें डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, इसमें डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, तो मुझे मोनोपोल का इम्पीडेंस मिल जाएगा। आप डाइपोल का जो इफ़ेक्टिव लेंथ लेते हैं वो कितना लेते हैं, λ/2, और इफ़ेक्टिव लेंथ हमेशा फिज़िकल लेंथ से, डाइपोल के केस में फिज़िकल लेंथ से ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी फिज़िकल लेंथ होगी वो λ/2 से कम होगी। तो इस केस में जब इफ़ेक्टिव लेंथ λ/2 लेते हैं तो डाइपोल का इम्पीडेंस कितना आता है, 73 ओम आता है, और 73 को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 36.5। ये किसका मिल जाएगा, मोनोपोल का। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि डाइपोल का हाफ क्या कहलाएगा, मोनोपोल कहलाएगा। तो चलिए इसका सर्किट मॉडल भी देखते हैं। तो देखिए सर्किट मॉडल को देखिए कि ये हमारे पास डाइपोल एंटीना है। यदि मान लीजिए इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो ओमिक ड्रॉप होगा। ओमिक ड्रॉप होगा मतलब इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए इस कंडक्टर से कुछ करंट आई फ्लो हो रही है तो इसमें क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होने का मतलब ही ये है कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस। कैन यू सी द गैप बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, यस, यहाँ इन दोनों के कंडक्टर्स के बीच में गैप है। गैप है मतलब एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, मतलब वहाँ पे कैपेसिटेंस होने की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है। तो आफ्टर इंस्पेक्टिंग दीज थिंग्स आई कैन से कि ये जो हमारा जो डाइपोल का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बट यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट these elements are connected in series, so there will be the existence of series resonance। ओके यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस होगा। अच्छा मोनोपोल का फॉर्मेशन कैसे कहते हैं कि ये डाइपोल का जो दूसरा पोल है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राउंड प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो मोनोपोल इज़ द ब्रदर ऑफ डाइपोल। यदि डाइपोल सीरीज रेजोनेंस दिखा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मोनोपोल भी हमारा सीरीज रेजोनेंस ही दिखाएगा। तो यदि मैं इसकी बात करूं, इम्पीडेंस की बात करूं, तो ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है दोनों क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं। तो इंडक्टर का इम्पीडेंस कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए इंडक्टर है तो इंडक्टर का इम्पीडेंस कैसे देते हैं, j⍵L। कैपेसिटर का कैसे देते हैं, Z इज़िकल टू 1/j⍵c। तो आप देखिए कि दोनों एलिमेंट्स किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तीनों क्या है, सीरीज़ में है, तीनों को ऐड कर दीजिए, R + j⍵L + 1/j⍵c। तो ये इम्पीडेंस का इक्वेशन मैंने इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या जे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जे को कॉमन ले लीजिए तो ऐसा इक्वेशन दिखेगा। रेजोनेंस की कंडीशन में आप हमेशा याद रखिए जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हम क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई सोचे कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मान लीजिए प्रेजेंट है तो क्या रेजोनेंस मिलेगा, नहीं। मान लीजिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है तो क्या रेजोनेंस मिलेगा, नहीं। L और C है तो रेजोनेंस मिलेगा, हाँ, क्योंकि दो रेजोनेंस के लिए
जो रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना ज़रूरी है। मतलब दोनों का इम्पीडेंस एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कैंसिल आउट करना चाहिए। आप सोच के देखिए कि रेजोनेंस की कंडीशन में ये वाला पार्ट यदि मैंने 0 कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, Z=R मिलेगा। मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पीडेंस होगा वो प्योरली रजिस्टिव होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा क्या, रेजिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पीडेंस होगा वो प्योरली रजिस्टिव होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने डाइपोल का जो इम्पीडेंस कैसा कंसीडर किया है, 73 ओम कंसीडर किया है। 73 ओम कैसा रेजिस्टेंस है, प्योरली रजिस्टिव रेजिस्टेंस है, प्योरली रजिस्टिव है। तो इस चीज़ का मतलब ये बात पक्की है कि ये डाइपोल क्या एग्जिबिट कर रहा है, रेजोनेंस की कंडीशन एग्जिबिट कर रहा है। तो इस लेक्चर में इतना ही कि हमने इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द मोनोपोल एंटीना समझा और सर्किट मॉडल ऑफ द एंटीना समझा, और साथ साथ हमने रेजोनेंस को समझा कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए एटलीस्ट 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना ज़रूरी है, ये बात डन है। और इसमें जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो 0 करते हैं और वहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी =1/√LC आ जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सीरीज़ रेजोनेंस एग्जिबिट करते हैं दोनों मोनोपोल एंड डाइपोल। और आप यदि कोई सोचे कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर से रेजोनेंस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एलसी से रेजोनेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि रेजोनेंस के लिए एटलीस्ट 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।